नेक्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या बात करता है? ये बात करेगा कि आप कितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे, कितना और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, ये सब का बात होगा। ठीक है, ये सबसे पहले बोला मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सर एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, यही है प्रोडक्शन। कितने होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। बहुत फिर आपका शेयर करना बोलते हैं। एक सेकंड, लैंड अपने से क्या लेगा? रेंट। लेबर अपने से वेजेस या सैलरी। कैपिटल अपने से इंटरेस्ट या डिविडेंड। और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप अपने से प्रॉफिट ले। तो बेटा कि लैंड सबसे पहले पढ़ रहे हैं। लैंड का मतलब क्या होता है? जनरली लोग लैंड को क्या मानते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन ऐसा है नहीं। इकोनॉमिक्स बोलता है लैंड का मतलब वो सारा नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फॉरेस्ट, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल, सब कुछ। ठीक है, ये सबको लैंड माना है। लैंड मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं है खाली। तो देखो लैंड का फीचर्स में क्या बोला कि सर लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ये मान के चल रहा है इकोनॉमिक्स की लैंड आपको फ्री में सब कुछ देता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो या मिनरल्स हो, ये सब आपको फ्री में मिलता है। लिमिटेड इन सप्लाई है। जमीन तो दुनिया में जितना है, जितना मिनरल्स उसका लिमिट है ना। तो मान लो लिमिटेड सप्लाई है, मतलब आप एक ज्योग्राफिकल एरिया में वो जितना हो सकता है उतना ही होगा। इमूवेबल फैक्टर, आप इसको एक जगह से दूसरा जगह इजीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न है। जैसे जैसे आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चालू करोगे वो धीरे धीरे अब और उसका क्वांटिटी कम होता चला जाएगा ज़मीन के नीचे। अगर आप पेड़ ज़्यादा काटने लग जाओ तो धीरे धीरे पेड़ कम प्रोडक्शन होगा। पेड़ के प्रोडक्शन होने का स्पीड तो स्लो होगा ना। अगर आप मिनरल्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करो तो ज़मीन के नीचे फिर मिनरल्स बनने में टाइम लगेगा। तो मतलब आपका जो रिटर्न है वो डिमिनिशिंग है कि जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करोगे धीरे धीरे उतना कम क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा। और लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। हर एरिया का मिनरल्स का अलग अलग क्वालिटी होगा। हर एरिया में फॉरेस्ट का अलग अलग क्वालिटी होगा। हर एरिया में वो जो ज़मीन का टुकड़ा है उसका जो सॉयल है उसका क्वालिटी अलग होगा। तो ये सब बोला लैंड के बारे में। लेबर का मतलब क्या होता है? हाँ, लेबर बहुत जन कंफ्यूज होते हैं लेबर और लेबरर में। लेबरर माने वो आदमी, लेबर का मतलब उस आदमी का स्किल या एफर्ट। तो अपने जो बचपन से सुनते हैं ना लेबर का मतलब मजदूर, गलत है। लेबर का मतलब उसका मजदूरी होता है, उसका मेहनत। लेबरर वो मजदूर को बोलते हैं। तो देखो जो लोग भी ये मान के चलते थे कि लेबर मतलब आदमी, नहीं, लेबर का मतलब उसका मेहनत। तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल एफर्ट। ठीक है, तो ये क्या माना? लेबर का मतलब फिजिकल या मेंटल एफर्ट। तो देखो यहाँ पे इसका भी फीचर्स में क्या बोला कि लेबर इनसेपरेबल है। तुम आदमी और लेबर, लेबरर और लेबर को अलग कर सकते हो। मतलब हम कहीं और, मेरा मेहनत कहीं और नहीं। ये लोग माना कि ये सेपरेबल नहीं है। लेबर पेरिशेबल, अगर आज काम नहीं करें, मेरा मान लो हम दिन का 8 या 9 घंटा ड्यूटी करते हैं। अब मान लो हम आज 8-9 घंटा ड्यूटी नहीं किया तो कल क्या 9-9 18 घंटा ड्यूटी कर लेगा? नहीं सर। यानी अगर आप जिस दिन काम नहीं किए या मेहनत नहीं किए वो आपका पैरिश हो गया, वो ख़त्म हो गया उस दिन। अब अगला दिन आपका फ्रेश है सब कुछ। ठीक है, बोला लेबर का सप्लाई जो है ना, मोर लेबर एट लोअर वेजेस, व्हाइल वेज राइज बैंड सर्टेन लेवल लेबर एंजॉय करना चाहता है। कल पढ़े थे ना लेबर लेजर, तो वही चीज़ बोला। लेबर का सप्लाई स्टार्टिंग में जब वेजेस कम रहता है वो सप्लाई ज़्यादा बढ़ाने को तैयार रहता है ज़्यादा वेजेस के लिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल चुका होता है
फिर उसको भी आराम चाहिए, उसको भी मजा मस्ती चाहिए। लेबर का बार्गेनिंग पावर बहुत वीक होता है सर। ऑब्वियस बात है, लेबर गरीब आदमी है, लेबर है सॉरी गरीब आदमी है, उसका बार्गेनिंग पावर उतना स्ट्रांग नहीं है। और लेबरर अपने एफिशिएंसी में भी डिफर करता है। आपका मेहनत और मेरा मेहनत अलग अलग होगा, दो आदमी का मेहनत सेम नहीं हो सकता, एफिशिएंसी सबका अलग अलग होगा। नेक्स्ट आया कैपिटल, तीसरा फैक्टर। कैपिटल क्या होता है? लोग ऑर्डिनरी सेंस में पैसा ही बोलते हैं जो आप बोले, बट यहाँ बोलता है कैपिटल का मतलब हर वो चीज जो आपको फिनिश गुड्स बनाने में मदद करे। कैपिटल का बहुत बेहतरीन डेफिनेशन कुछ ऐसा है, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करे। देखिए इसलिए बोला कैपिटल में तुम्हारा क्या क्या आ गया, पैसा तो आ ही गया, क्योंकि पैसा हम छापते हैं, बनाते हैं। आप मशीन भी तो बनाते हो, आप टूल्स भी तो बनाते हो, आप रॉ मटेरियल भी तो बनाते हो, तो ये सब कैपिटल में आ गया। ठीक है ना, जो भी मैन मेड थिंग्स है और आगे प्रोडक्शन में मदद करे। क्लियर? तो देखो कैपिटल में इसीलिए बोला टूल्स मशीन भी आ गया। जितना ज़्यादा कैपिटल बढ़ाओगे उतना तुम्हारा लेबरर का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। यहाँ पे रॉ मटेरियल को भी कैपिटल माना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तुम्हारा ये कैपिटल। ये कैपिटल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आ गया, सब कुछ आ गया सर कैपिटल में। क्योंकि रेलवे भी तो एक चीज़ है जो आप बनाते हो, शिप भी तो आप बनाते हो, बस गाड़ी भी तो आप बनाते हो, ट्रक भी तो आप बनाते हो। वही तो डेफिनेशन था, प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ प्रोड्यूस किए हैं जिससे आगे भी प्रोडक्शन हो। ठीक है, इसलिए सर कैपिटल में मनी भी आ गया, क्योंकि वो जो बाकी फैक्टर तुम हायर करते हो लैंड और लेबर, तो उनके लिए जब पेमेंट करते हो तो मनी से पेमेंट करते हो, तो मनी भी अल्टीमेटली कैपिटल में आ गया। ठीक है सर। नेक्स्ट हुआ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं बहुत जन, ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, यानी वो आदमी या वो बिजनेस जो इन सब फैक्टर्स को एक जगह लेके आएगा, लैंड लेबर एंड कैपिटल। एक जगह अरेंज कौन करता है इन सबको? सब तो अलग अलग जगह है ना, मिनरल्स कहीं और होगा, लेबर कहीं और बैठा है, कैपिटल किसी और के पास है, वो मशीन लैंड बिल्डिंग ये सब भी जुगाड़ के वही लेके आता है, लेबर को भी वही अरेंज करता है। तो वो आदमी क्या कहलाता है, या वो बिजनेस सेक्टर क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इन सबको एक साथ लेके आता है परफॉर्म करने के लिए, वही हो गया एंटरप्रेन्योर। तो सर एंटरप्रेन्योर का क्या फंक्शन हुआ? तो बिजनेस इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है, वही डिसीजन मेकिंग करता है, टेक्नोलॉजी भी वही चूज करता है, इनोवेटिव आइडिया भी वही लगाता है, और ये सारे फैक्टर को पेमेंट भी वही करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। अब आता है इसी चैप्टर से कनेक्ट करके लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन बोलता है ये सब फैक्टर को जब आप इंक्रीज या डिक्रीज करो तो आपका प्रोडक्शन कितना बढ़े या घटे। तो ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन को दो टाइप का लॉ में डिवाइड किया गया। एक बोला गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक बोला गया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अल्फ्रेड मार्शल बोला था। वो क्या बोला? बोला कि अगर शॉर्ट, पहला बात तो ये लॉ जो है ना, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये शॉर्ट रन में काम करेगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन में। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला? बोला अगर शॉर्ट पीरियड में हम कोई एक पर्टिकुलर इनपुट को बढ़ाएं, कोई एक इनपुट क्या क्या हो सकता है सर? फिक्स वेरिएबल दो, तो फिक्स को नहीं बढ़ाएं, शॉर्ट रन में फिक्स बढ़ भी नहीं सकता सर, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेगा। एक एग्जांपल के लिए मेरा फिक्स फैक्टर में लैंड और वेरिएबल फैक्टर में हम लेबर ले लें, ठीक है, या फिक्स फैक्टर में कैपिटल, वेरिएबल फैक्टर में लेबर ले रहे, एक ही बात है। ठीक है, अब मान लो हम अगर लैंड फिक्स रखें, फिक्स फैक्टर को फिक्स रखें और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएं, मतलब मेरे लेबर को हम इंक्रीज करते जाएं, लेबरर को बढ़ाते जाएं या लेबर को इंक्रीज करते जाएं, तो क्या होगा? प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा, वेरी गुड, पहले कुछ टाइम के लिए तेजी से बढ़ेगा,
हाँ फिर स्लो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होके गिरने लगेगा। यही इसी को टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एल्फ्रेड मार्शल ये बोला कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएं और अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखें, अदर फैक्टर माने फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखें, तो मेरा क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे बोला all increase in the same amount of, in the amount of labor and capital applied on cultivation of causes generally less than proportionate increase the amount of output raised unless it happens to coincide with the improvement of the art of agriculture। अरे जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाते जाएं, एक इनपुट को मेरा स्टार्टिंग में प्रोडक्शन तेजी से बढ़े, ठीक है। अब इसी बात को समझाने के लिए वो 3 पॉइंट पकड़ा, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे पास जितना वेरिएबल फैक्टर अवेलेबल है, अगर हम सबको एम्प्लॉय कर दें तो मेरा टोटल कितना प्रोडक्शन बन के निकलेगा। मतलब गिवन अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है मेरे पास, उसको अगर पूरे फिक्स फैक्टर पे अप्लाई कर दें तो मेरा टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस होगा। एवरेज क्या बोला, मेरा पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर में कितना आउटपुट होगा, एक वेरिएबल फैक्टर से कितना आउटपुट होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरे पास 100 लेबर है, ठीक है, और मेरा 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुआ। तो बेटा जी अगर जब हम बोलते हैं टीपी कितना होता है, टीपी 1 लाख, लेकिन एपी कितना हुआ, एवरेज प्रोडक्ट 1 लाख बाई 100 कर लीजिए सर, आपका 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, यही हुआ एवरेज प्रोडक्ट। एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 लेबर मिलकर अगर 1 लाख पीस बना रहे हैं तो एक लेबर यानी एक वेरिएबल फैक्टर कितना बना रहे हैं, 1000। इसी को बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को अगर हम लगाएं, एक वेरिएबल फैक्टर कितना आउटपुट दे, ये कैलकुलेट कैसे होता है सर, एवरेज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई लेबर या जो भी तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ सर, हम एडिशनल लेबर या एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करें तो मेरा एडिशनल कितना प्रोडक्शन हो। तो मेरे यही एग्जांपल लेते हैं, 100 लोग मिलके कितना बना लेते, 1 लाख। अब अगर हम 101 लगा दें, एक और लेबर बढ़ा दें और लेट से मेरा 1,05,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेबर कितना एक्स्ट्रा आउटपुट टीपी में कितना इंक्रीज किया, 5,000 का, यानी एक एक्स्ट्रा लेबर कितना प्रोडक्ट बना रहा है, 5,000। ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर। या फिर एक और फॉर्मूला हो जाता है, टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। तो एपी का फॉर्मूला हो गया आउटपुट बाय लेबर या टीपी बाय लेबर, जो भी बोल रहे, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बस चेंज का सिंबल लग गया, चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन लेबर। मार्जिनल का फॉर्मूला हमेशा एवरेज के फॉर्मूला के सेम ही होता है, बट मार्जिनल में वो एक्स्ट्रा चेंज का सिंबल लग जाता है। अब अगर ये एमपी से ही हम एपी का टीपी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे, समीशन ऑफ एमपी या समीशन ऑफ एमपी, सॉरी लास्ट क्लास किए थे ना यूटिलिटी में, टीयू का फॉर्मूला कैसे निकला था, समीशन ऑफ एमयू, वैसे ही निकल जाएगा। तो यानी सर देखा जाए तो टीपी का फॉर्मूला हुआ समीशन ऑफ एमपी, या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता था एपी इंटू लेबर, हाँ कि ना। जब हम समझाने का कोशिश करते हैं इससे एक चीज गौर करना है आपको, मेरा एपी कैसे निकल रहा है, टीपी बाई लेबर। तो अगर हम बोलते टीपी निकालना तो इस एपी को यहाँ रखते, लेबर को इधर ले जाते, इसको भी टीपी होता कि नहीं होता। तो एक तो टीपी का फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रोडक्ट इंटू लेबर, यानी एवरेज प्रोडक्ट इंटू वेरिएबल फैक्टर, और एक फॉर्मूला हो गया चेंज इन टीपी बाई समीशन ऑफ एमपी। ये दो फॉर्मूला हो गया टीपी का, एक फॉर्मूला हो गया एपी का, और एमपी का भी 2 फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हालांकि सर एग्जाम में हमको लिखने नहीं आ रहा है, बट कई बार क्या कहता है, या तो सम सॉल्व करने दे देगा तो कोई एक फॉर्मूला होगा कि सम सॉल्व करना होगा, और कई बार आपको ये दे देगा कि फॉर्मूला दे दिया, चार्ट तो बताओ कौन सा राइट है, ठीक। तो देखो ये लोग क्या, टीपी का ये फॉर्मूला लिखा, एपी का ये फॉर्मूला लिखा और एमपी का ये दोनों फॉर्मूला लिखा।
अब लॉ आपको क्या बोलता है, लॉ को एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं रखना है बट लॉजिक याद रखना है। हम क्या बोला था, मेरा टीपी स्टार्टिंग में तेज बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट बढ़ेगा, फिर गिर जाएगा। तेज बढ़ेगा, स्लो बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा और गिर जाएगा। ठीक है, तो देखो इस चार्ट में आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम लेबर एक एक करके बढ़ाया। मान लो लैंड मेरा फिक्स फैक्टर है, लैंड ऑलवेज 1 1 1 1 1 1 1 1 ही होगा, क्योंकि लैंड बदल नहीं सकता, वेरिएबल फैक्टर चेंज नहीं होता शॉर्ट रन में। तो ये मेरा लैंड हुआ, लेबर मेरा वेरिएबल फैक्टर हुआ। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हम बढ़ा रहे हैं। तो देखो मेरा टीपी कैसे बढ़ रहा है, पहले 0 था, जब 0 लेबर था तो ये 0 था, अब 0 से कितना हुआ 10, 10 से कितना हुआ 22, कितना बढ़ गया 12। तो पहले 10 बढ़ा, 12 बढ़ गया, 12 से कितना हुआ 36, कितना बढ़ गया 14। तो देखो स्टार्टिंग में तेज बढ़ रहा है ना, 10 पहले 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 14 बढ़ गया। पहले क्या हो रहा है, टीपी तेज बढ़ रहा है। उसके बाद लेकिन 36 से 48, फिर 12, सर बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड स्लो हो रहा है। 48 से 55, 7, 55 से 60, 5। तो सर जी बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड घटता ही चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 60 से 60 0 कांस्टेंट हो गया और उसके बाद गिर गया। तो टीपी पहले तेज बढ़ता है, उसके बाद स्लो बढ़ता है और उसके बाद कांस्टेंट हो गया नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो एपी का क्या फॉर्मूला यूज किए थे अपने, टीपी बाई एल। तो देख लो, लगा लो 10/1 10, 22/2 11, 36/3 12, 48/4 12, 55/5 11, 60/6 10, 60/7 8.6, 56/8 7। तो यही एपी का फॉर्मूला यूज हो गया पूरा। एमपी का फॉर्मूला भी लगा लो, दोनों में कोई भी फॉर्मूला दोनों अप्लाई करके सीखेंगे। पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला वो याद रखते हैं, चेंज इन टीपी बाई चेंज इन एल। कितना हो रहा है मेरा, चेंज इन टीपी बाई चेंज इन एल। सर आपका टीपी में कितना चेंज आया, 10, 0 से 10, 10 का चेंज आया, 10/1, देखो 10 ही आ रहा है। फिर कितना का चेंज आया, 12, तो 12/1, क्योंकि फिर से लेबर में तो 1 यूनिट का चेंज आया, 1 से 2 हुआ, इधर तो सारा 1 आएगा। तो सर खाली चेंज इन टीपी निकाल लीजिए, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। कर लो। तो देखो भाई जब अपने गैप निकाले तो कितना कितना बड़ा, वही तो निकला 10 12 14 12 7 5 0 -4। तो ये था आपका। अच्छा तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के देखिए, टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन -1। चलो कोई एक पे कैलकुलेट करो, चलो 6 यूनिट पे कैलकुलेट करते हैं, यानी टीपी ऑफ 6 माइनस टीपी ऑफ 6 -1, यानी टीपी ऑफ 6 माइनस टीपी ऑफ 5। टीपी ऑफ 6 कितना आ रहा है आपका 60, 60 -55, तो 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो आपका दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये देखो डायग्रामेटिकली समझाया, पहले टीपी तेज बढ़ रहा है, फिर टीपी स्लो बढ़ रहा है, फिर टीपी कांस्टेंट हो गया गिर जा रहा है। जब तक टीपी तेज बढ़े और जहां से टीपी स्लो, मेरा बात याद कर लेना एमसीक्यू के लिए, जब तक टीपी तेज बढ़े और जिस पॉइंट के बाद टीपी स्लो होकर बढ़ने लगे उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखना, ये नाम काम आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में काम आता है। तो सर जो आपने टीपी के बारे में पढ़े वो लॉजिकली काम कर गया डायग्राम में। अब हम यही एक क्वेश्चन बना रहे हैं टीपी और एमपी का रिलेशनशिप पे, टीपी एंड एमपी का। बट उसके पहले हम एपी और एमपी का लॉजिक समझते हैं। देखो मेरा एपी क्या हो रहा है बेटा, सर एपी भी आपका बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है और गिर जा रहा है। यहाँ पे सर बढ़ने का स्पीड हर बार कम ही होगा, यानी सर एपी का डायग्राम भी आपका कुछ ऐसा ही बनेगा, ये है ना। एमपी भी सर देखिए 10 12 14 बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है और फिर 0 होके गिर जा रहा है, माइनस चला जा रहा है। तो सर एमपी का भी डायग्राम कुछ ऐसा ही हो, बस एमपी 0 होके नेगेटिव हो जा रहा है, एपी 0 होके नेगेटिव नहीं हो रहा है।
तीनों का डायग्राम क्लियर, लॉजिक क्लियर। हाँ अब आ जाओ तीनों के रिश्ते में। पहले एक बार देखो टीपी का डायग्राम, ये तेज बड़ा, हाँ एक मिनट रुको। देखो पहले टीपी तेज बढ़ा, हाँ फिर टीपी स्लो बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, गिर गया। ये टीपी का डायग्राम है। हाँ बेटा जी एमपी का डायग्राम पूरा इससे कनेक्ट करके बनाएंगे। जहां तक टीपी तेज बढ़ा वहां तक एमपी ऑलवेज बढ़ता रहता। जहां से टीपी कांस्टेंट हुआ, जब टीपी स्लो बढ़ने लगता है उसके बाद एमपी गिरने लगता है। हाँ और जहां टीपी कांस्टेंट हुआ एमपी जीरो होता है, जहां टीपी गिरने लगे वहां एमपी नेगेटिव होता है। ये मेरे कुछ एमपी का डायग्राम है। तो इस बात से सर 3 रिलेशनशिप निकल के आता है। जब तक टीपी तेज बढ़ेगा सर मेरा एमपी इंक्रीज होगा। जब तक टीपी तेज बढ़ेगा, मतलब टीपी बढ़ रहा है वो भी एट इंक्रीजिंग रेट। हाँ जब मेरा टीपी बढ़ेगा लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड कम हो रहा है, तब मेरा एमपी क्या होगा, गिरेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। और तीसरा बात होगा, जब मेरा टीपी कांस्टेंट होगा तब मेरा एमपी 0 होगा। और चौथा आखिरी बात, जब मेरा टीपी गिरने लगेगा मेरा एमपी नेगेटिव होगा। यही बात आपको पूरा यहाँ पे कहानी में समझा, ठीक है। हाँ अगर आप तुम्हें ये पूछे टीपी का स्टेजेस कितना है तो बोलोगे 3 स्टेज है। मेरा बात ध्यान रखना, समझाने में 4 नजर आ रहा है, लेकिन जब भी कोई टीपी का स्टेजेस पूछेगा ना बोलोगे 3 स्टेज है। हाँ एक तेज बढ़ना, एक स्लो बढ़ना और एक गिर जाना। कांस्टेंट वाले को लोग स्टेज नहीं गिने, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड दिमाग में रखना ये बात। अपने को मन में आता है टीपी तेज बढ़ेगा, स्लो बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, गिर जाएगा, यानी टीपी का तो 4 पॉइंट नजर आ रहा है अपने। हाँ बट जब भी बोलता है ना टीपी का स्टेजेस कितना है, बोलोगे 3 ही है, तेज बढ़ना, स्लो बढ़ना और गिर जाना। कांस्टेंट वो 1 सेकंड के लिए होता है, इसलिए उसका कोई स्टेज नहीं गिना है, ठीक है ना। कांस्टेंट वो खाली एक पॉइंट पे होता है, उसके बाद गिर जाता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक स्टेज नहीं गिना, ठीक है। हाँ तो यही बात यहाँ मेन पॉइंट्स में लिखी थी, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को नहीं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट पढ़ने के लिए है, ये लॉ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करेगा, ठीक है। नहीं, नॉट ओनली अप्लाई सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करेगा, सर्विस सेक्टर में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रोडक्शन चैप्टर ना खाली गुड्स के लिए बात करता है, ये दिमाग में रखना। तो देखो यहाँ पे भी 3 ही स्टेज में स्टोरी बताया था, ये बात भी हम बोल दिया था। और इसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक और नाम क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। मतलब तुम्हारा एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो गिरता चला जाता है, मार्जिनल जो रिटर्न है, मार्जिनल एडिशनल रिटर्न वो डिमिनिश होता चला जाता है। अब सर आपको ये तीनों स्टेज का रीजन पूछो कि क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न है, क्यों स्टार्टिंग में पहला स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न है, क्यों सेकंड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न है, क्यों थर्ड स्टेज में नेगेटिव रिटर्न। तो पहला आपको डिमिनिशिंग रिटर्न का रीजन दिया है, क्योंकि मेरा सारा वेरिएबल फैक्टर एक कैरेक्टर का नहीं, एक नेचर का नहीं होता, सब होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का तुम दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकते, लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तुम्हारे पास। और कई बार कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाता है, ज्यादा लेबर कम लैंड हो गया या कम लैंड ज्यादा लेबर हो गया, तो इसके कारण भी तुम्हारा प्रोडक्शन फॉल करता है, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या क्या बातें एज्यूम की गई ये लॉ लिखते हो, तो पहला बात तो ये एज्यूम किया कि सारा वेरिएबल फैक्टर होमोजीनियस होगा, फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा, वेरिएबल फैक्टर ही केवल चेंज होगा।
तुमको हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा फिक्स और वेरिएबल के। अकेला फिक्स नहीं होगा, अकेला वेरिएबल नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का लेवल ऑलवेज सेम रहेगा और ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड में काम करेगा। ठीक है, अब आ जाओ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यानी लॉन्ग रन। इसका नाम ऐसा क्यों रखा रिटर्न टू स्केल? स्केल का मतलब होता है साइज नापने का तरीका। तुम स्केल यूज करते हो ना करते वक्त, हाँ, उसी से लिंक करके याद रखो। स्केल यानी साइज, और यहाँ बड़ा साइज का बात करो, लार्ज साइज। ठीक है, हाँ, तो ये क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द लॉन्ग पीरियड। ये बात अभी हम बोल ही दिया, तो लॉन्ग रन में काम करेगा। हाँ, हाँ, इसको यहाँ पे रिटर्न टू स्केल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। कोई फैक्टर यहाँ फिक्स नहीं है। तुम्हारे को हम इतना टाइम दे रहे हैं कि तुम नया जमीन भी ले सकते हो, तुम नया मशीन भी ला सकते हो, नया फैक्ट्री भी बना सकते हो, और लेबर और रॉ मटेरियल को चेंज कर ही सकते हो। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का डायग्राम ना कुछ ऐसा बनता है। तुमको यहाँ मन में फील आया होगा कि सर टीपी बढ़ेगा, टीपी कांस्टेंट होगा, टीपी गिरेगा। गलत। यहाँ टीपी बढ़ेगा तेज, यहाँ टीपी बढ़ेगा कांस्टेंट, और यहाँ भी टीपी बढ़ेगा लेकिन बढ़ने का स्पीड स्लो होगा। लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। आई रिपीट, लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। ये डायग्राम गिरता हुआ जो दिख रहा है, इसका बोलने का मतलब ये है कि बढ़ने का स्पीड कम होगा, बढ़ने का स्पीड तेज होगा, बढ़ने का स्पीड कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया? हाँ, शॉर्ट रन में तुम्हारा 3 स्टेज था, बढ़ता भी है तेजी से, बढ़ता भी है स्लो, कांस्टेंट होकर गिरता भी है। मतलब मेरा टोटल प्रोडक्शन 40 से 38 होता है, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन यहाँ 40 से 38 नहीं होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि तुम्हारे पास तो स्केल को ही कम बेसी करने का ऑप्शन है। हाँ, तो तुम प्रोडक्शन को नेगेटिव होने कैसे दो? ठीक है ना? तुम तो नया लैंड या नया फैक्ट्री खोल ही लोगे, इतना टाइम है तुम्हारे पास। हाँ, तो सीधा सा बात है, यहाँ पे 3 स्टेज का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। नेगेटिव रिटर्न टू स्केल बोला ही नहीं। ठीक बात है। हाँ, एक बहुत गजब का बात बताने जा रहे हैं जो आपको इस चार्ट में भी दिखेगा 2 मिनट के अंदर। सर आप जितना वेरिएबल फैक्टर में चेंज करोगे उतना ही आपका फिक्स फैक्टर भी चेंज होगा। सेम प्रोपोर्शनेट में दोनों चेंज होना चाहिए। मतलब ये एक बढ़ेगा तो वो भी एक बढ़ेगा। हाँ, परसेंटेज सेम होगा, एक एक जरूरी नहीं है। हम 1 लैंड और 4 लेबर लगाए, तो फिर सर आप 8 लेबर करेंगे तो लैंड भी 2 होगा, क्योंकि ये डबल हुआ तो ये भी डबल होगा। हाँ, अगर ये 4 की जगह 6 होता तो ये भी 1 की जगह 1.5 होता। मतलब आप 1 हेक्टेयर लैंड लगाए, उस पर 4 लेबर था, तब अब लेबर 6 की हो तो आपका 1.5 हेक्टेयर लैंड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दोनों फैक्टर्स, लैंड और लेबर या जो भी तुम 2 फैक्टर लगा रहे हो, यहाँ पे फिक्स बोलना गलत हो रहा है सर, क्योंकि आप एक तरफ फिक्स भी बोल रहे हो तो ये भी बोल रहे हो कि बदलेगा, है ना? तो सर ये कैसे हो सकता है? अगर वो फिक्स है तो बदल कैसे सकता है, और बदल रहा है तो फिक्स कैसे है? तो मेरा लैंग्वेज रॉन्ग हो रहा है, बट मेरा लॉजिक करेक्ट है। मेरा लॉजिक ये बोलता है कि जो 2 फैक्टर तुम पढ़ते हो वो दोनों ही फैक्टर चेंज होगा और सेम प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज में चेंज होगा। हाँ, देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम में कि तुम एक कॉम्बिनेशन बनाए कि 1 लैंड 2 लेबर, तो तुम्हारा टोटल प्रोडक्टिविटी हुआ 4। अब तुम 2 लैंड 4 लेबर करती, 3 लैंड 6 लेबर, देख लो परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग सेम है। ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? ये टीपी तुम्हारा बढ़ता ही जा रहा है। देखो टीपी कम नहीं हो रहा कभी, कहीं भी देखो टीपी गिरा नहीं है। हाँ, टीपी के बढ़ने का स्पीड जरूर देख सकते हो। सर 0 से 4 4 बढ़ा, 4 से 10 6 बढ़ गया सर, 6 से 18 8 बढ़ गया सर, 18 से 28 10 बढ़ गया सर, लेकिन 28 से 38 फिर 10 ही बढ़ा, 38 से 48 फिर 10 ही बढ़ा, 48 से 56 8 बढ़ा, 56 से 62 6 बढ़ा, 62 से 66 4 बढ़ा। बढ़ ही रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड पहले तेज, फिर कांस्टेंट और फिर बढ़ने का स्पीड कम होगा। हम कभी ये नहीं बोलेंगे मेरा टीपी गिरेगा, मतलब यहाँ पे एमपी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ,
देखो डायग्राम जो हम बनाया था, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग। ठीक बात है। तो इधर ये डायग्राम जो है ना, तो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, 0 से भी डायग्राम में यहाँ 0 का भी ठीक है, तुम ऐसे भी बना सकते हो, कोई चाप नहीं है, वो ठीक है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, टच नहीं किया, वो लॉजिक नहीं समझाना चाहता था। हाँ, बस समझाना था इंक्रीज होगा। हाँ, ये समझाना चाहता था कि जैसे जैसे तुम अपना दोनों फैक्टर्स को इम्प्रूव करो, लैंड को भी और लेबर को भी, तुम्हारा स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन बहुत तेज बढ़ेगा। फिर तुम और बढ़ाते जाओ लैंड लेबर, तो तुम्हारा कांस्टेंट भी आएगा, एक लेवल पे और भी बढ़ाते जाओ तो डिमिनिशिंग भी आएगा, मतलब बढ़ने का स्पीड कम हो। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का कॉजेस दिया और डिमिनिशिंग रिटर्न का भी कॉजेस दिया और कांस्टेंट रिटर्न का भी कॉजेस दिया। कैसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत तेज जो बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तुम लेबर को ठीक से डिवाइड कर पा रहे हो। तुम्हारे बाकी फैक्टर्स इनडिविजिबल है, मतलब तुम सबको एक जगह यूज कर पा रहे हो। तुम्हारा इकोनॉमी अभी पॉजिटिव है देश का, और तुम अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हो, तो तुमको अच्छा खासा रॉ मटेरियल में डिस्काउंट मिल रहा है, तो तुम और प्रोडक्शन तेज कर रहे हो। कांस्टेंट रिटर्न में क्या बोला? क्योंकि अब धीरे धीरे तुम्हारा एक लेवल अचीव हो गया। देखो यहाँ बोला नो कॉजेज फॉर कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न का वैसे भी कॉजेज नहीं है प्रॉफिट। तुम एक रीजन में बोल सकते थे कि अब मेरा फिक्स और वेरिएबल का जो कॉम्बो है ना, वो मेरा ऑप्टिममली यूज होगा, मतलब उससे और बेस्ट यूज नहीं हो सकता। कोई चीज को अगर हम एकदम परफेक्ट यूज करें तो बहुत परफेक्ट क्या होगा उसका, है ना? लेकिन गिरने का रीजन है क्योंकि अब तुम्हारा मैनेजमेंट संभाल नहीं पा रहे, तुम्हारे जो लेबर है वो थक रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर है उनका भी, आपस में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर हो गए, और रॉ मटेरियल वगैरह भी अब महंगा मिलेगा क्योंकि तुमको और ज़्यादा चाहिए तो दूर से मंगवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाएगा। तो सर जी उस टाइम अब और पॉसिबल नहीं, तो स्लो हो जाएगा प्रोडक्शन, पर प्रोडक्शन बढ़ेगा जरूर लेकिन बढ़ने का स्पीड कम है। यही बात यहाँ पढ़ाया था। अब आता है प्रोडक्शन फंक्शन। सर ये तो हमको अभी पता था, आउटक्यू माने आउटपुट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनपुट, यानी लैंड एंड लेबर या लैंड एंड कैपिटल जिसको भी बोलो। मतलब ये दोनों फैक्टर जैसे मूव करेगा वैसे ही मेरा आउटपुट मूव करेगा। यानी ये क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, बस विद गिवन टेक्नोलॉजी। ये वर्ड बहुत बढ़िया यूज किया। मतलब लोग मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगा। क्यों लोग का रीजन भी है बेटा कि अगर टेक्नोलॉजी नया मशीन आ जाएगा और लेटेस्ट मशीन ले आओगे तो बेटा जी ये सोचो ना, लेटेस्ट मशीन का कैपेसिटी और बेटर होता है। फिर तो ये एक लॉ हमेशा एक बात बोला, जब हम एक एंगल से बात करें तो हम सारा एंगल को इन्वॉल्व नहीं कर सकते वरना पजल्ड हो जाए। ठीक है, यही फंक्शन बोला। अब यही बोला प्रोडक्शन फंक्शन में कि कितना फैक्टर्स हो सकता है, सर फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर ऊपर बात कर चुके हैं। शॉर्ट पीरियड में दोनों फैक्टर होते हैं। फिक्स फैक्टर किसको बोलते हैं बेटा? क्या डेफिनेशन होगा? एग्जाम्पल नहीं पूछा बेटा, मीनिंग पूछा। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में कांस्टेंट, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में चेंज हो सकते हैं। ये बात दिमाग में रखें, ठीक है? यही मेन डेफिनेशन। शॉर्ट पीरियड में जो फिक्स रहे या चेंज हो सके, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में सब कुछ वेरिएबल है। ठीक बात? देखो इसीलिए लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। कुछ भी फिक्स और वेरिएबल नहीं होता यहाँ पे डेफिनेशन में। ये था आपका ये यूनिट। अब आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बात करेगा सर? पहले तो बोला कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट का मतलब जो अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टू एक्वायर एनी गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट पे कर रहे, जो पेमेंट कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन पहले इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ने का होता है। कुछ तो डेफिनेशंस पढ़ेंगे,
कुछ टाइप पढ़ेंगे कॉस्ट का और फिर उनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे और एक लॉ पढ़ेंगे। बस इस पार्ट में इतने ही पढ़ने को। दूसरा डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे? देखो पहला डेफिनेशन पढ़ाया रियल कॉस्ट किसको बोलते हैं, ये एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया। बोला ऑल मैक्सिमम चीजें, ऑल काइंड ऑफ लेबर दैट आर ऑलरेडी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑल दीज एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस टुगेदर विल बी कैरिड अ रियल कॉस्ट। यानी सिंपल सा बात है, सिर्फ तुम जिनको एक्चुअली में पेमेंट कर रहा है वो रियल कॉस्ट नहीं है, तुम्हारा भी जो फिजिकली एफर्ट लग रहा है बिजनेसमैन का, तुम्हारा भी जो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है, टाइम लग रहा है, तुम भी तो सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, सब इंक्लूड हो जाता है। इसी को बोलते हैं रियल कॉस्ट। ठीक है, जितना तुम वेटिंग के लिए टाइम लगा रहे हो तो भैया तुम्हारा पैसा उतना दिन अटका हुआ नहीं रह रहा है क्या? वो सब इन्वॉल्व हो जाए। इसीलिए बोला इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट अल्टीमेटली है क्या? बोला ये तीनों को जोड़ लो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, तीनों को जोड़ो तो इकोनॉमिक कॉस्ट आता है। सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो हम एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइडर्स को फॉर परचेजिंग और हायरिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हम किसी का लैंड भाड़ा पे लिए तो रेंट दिए, हम किसी का लेबर भाड़ा पे लिए तो वेजेस दिए, हम किसी का रॉ मटेरियल लिए तो उसके लिए एक्सपेंडिचर हुआ, किसी कैपिटल लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ा, ये सब हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्चुअली में पेमेंट हो रहा है। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? बेटा जी हमको ना रूम भाड़ा पे लेना नहीं पड़ा क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सनल रूम पड़ा था, उसी को बिजनेस में यूज कर लिया, भाड़ा तो बच गया। अकाउंटेंसी के हिसाब से इसको रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है ना बाबा अकाउंट्स मत देखो यहाँ पे। ये भी तो एक तरीके से तुम सेक्रीफाइस किया, तुम कहीं और भाड़ा लगाते तो रेंट कमा लेते ना, लेकिन वो खो दिए तुम क्योंकि तुमको यहाँ लगाना पड़ा, तो वो पैसा भी तुम यहीं से वसूल करोगे। तुम अपना बिजनेस में टाइम दिए, एफर्ट दिए, अगर किसी को स्टाफ को रखते तो देना पड़ता ना पैसा अलग से, या तुम अपना टाइम कहीं और लगाते तो कहीं और से कमा लेते ना, जॉब करते तो कहीं से सैलरी कमाते, तो वो जो तुम खो रहे हो वो भी तुमको यहाँ से कमाना है, तो ये भी एक टाइप का कॉस्ट ही है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं यूजिंग ओन रिसोर्सेज, जो जनरली हम पे नहीं कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स बोलता है कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट बुक्स बट इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्लियर। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा जब हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। लैंड रेंट ले लेता है, लेबर तुम्हारा वेजेज या सैलरीज ले लेता है, कैपिटल तुम्हारा जनरली इंटरेस्ट ले लेता है और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेता है। यानी सर जी प्रॉफिट भी कॉस्ट का ही पार्ट हो गया। एंटरप्रेन्योर जो अपना रिस्क लेने का या भी अपना कुछ भी करने का जो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी पार्ट ऑफ कॉस्ट है। यानी अगर आप एक पेन बनाता है और वो पेन का 2 रुपये का रॉ मटेरियल लगा, 3 रुपया मेरा लेबर ले लिया पेन बनाने का, 2 रुपया मेरा इंटरेस्ट का भी कॉस्ट लग गया क्योंकि मनी हमको कहीं और से लाना पड़ा था, तो हिसाब से 3 2 5 2 9 3 2 5 2 7। अब मेरे को भी तो 2 रुपया प्रॉफिट कमाने का मन है, या ये मेरा भी तो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो रिस्क इन्वॉल्व के लिए जो हम प्रॉफिट लेते हैं वो भी पार्ट ऑफ द कॉस्ट माना जाएगा। नहीं, पेन का दाम ही 9 रुपया माना गया। यानी जब आप 9 में ही अगर पेन बेच देते, कोई के मन में आ सकता है ना कि सर 9 कॉस्ट का 9 में बेच दिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं, यहाँ पे 2 रुपया प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका, ये 2 रुपया को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और यही सर आप 1 रुपया और लगा के 10 में बेचते तो ये आपका 1 रुपया सुपर प्रॉफिट। ठीक बात, क्लियर है बात मेरा? इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यानी सर आपका नॉर्मल प्रॉफिट यानी वो जो बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है और कर रहा है उसका प्रॉफिट वो पहले ही जोड़ लेते और उसको पार्ट ऑफ द कॉस्ट ही मानते हैं। कोई अगर बोले ना मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9 रुपये है और हम 9 में बेच दिए, तो कभी मत बोलना कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो तुम्हारा,
क्योंकि जैसे ही वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रहा है उसमें अपना 1 रुपया 2 रुपया जो भी उसका प्रॉफिट एलिमेंट है वो ऐड कर लिए। हाँ सर, अगर ये 7 रुपये में ही बेच देता तो मानते नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि तब वो अपना प्रोडक्ट का खाली कॉस्ट रिकवर कर पाए, अपना 2 रुपया प्रॉफिट ऐड नहीं। ठीक है, तो ये तीनों को ही कॉस्ट माना गया इकोनॉमिक कॉस्ट माना गया। अब आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसको बोलते हैं सर? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पाने के लिए, सॉरी अपना इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस या फोरगॉन करते। हम बोला ना हम जॉब कर सकता था, बट हम किया नहीं, हम अपने बिजनेस में टाइम दिया। हम वो रूम भाड़ा पे लगा के रेंट कमा सकता था, बट हम किया नहीं, अपने बिजनेस में यूज किया उसको। तो सर वो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फोरगॉन किया हुआ उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे एक जमीन पे व्हीट या राइस दोनों में से एक चीज उगा सकते हैं। अगर व्हीट ज्यादा उगाए तो राइस कम हो जाएगा, या व्हीट कम हो तो राइस ज्यादा हो जाएगा। तो सर जी यानी आप व्हीट बनाने के लिए राइस सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइस बनाने के लिए व्हीट सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? तो सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड कैसे होता है, कब सेक्रीफाइस करें और कब नहीं? तुमको देखना पड़ता है अभी फैक्टर प्राइसेस कितने। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या काम आता है? सॉरी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कैलकुलेट करते हैं काम क्या आता है? इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से हम फैक्टर का प्राइस डिसाइड करते हैं, हम इकोनॉमिक रेंज डिसाइड करते हैं, हम अपने कंजम्पशन के पैटर्न का डिसीजन लेते हैं, कितना प्रोडक्शन करना है इसका प्लानिंग बनाते हैं। इसी के बेस पर क्या अभी देश का प्रायोरिटी है वो भी डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से। ठीक है, ये खाली ये पॉइंट्स याद रखना, 1-2 बार पढ़ के बाद ज्ञानबाजी आएगा, लिखना नहीं है, एमसीक्यू आपको। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट किसको बोलते हैं? ये आखिरी डेफिनेशन है, इसके बाद हम सेकंड टाइप क्वेश्चन में चले जाएंगे। सब प्राइवेट सेक्टर जो किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट लगा रहा है उसी को बोलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर जो किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगा रहा है उसी को बोलते हैं प्राइवेट। और सोशल कॉस्ट किसको बोलते हैं? कोई चीज बन रहा है उसके सोसाइटी भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है ना बेटा, पॉल्यूशन होगा प्रोडक्शन होगा तो। सर ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है ना कि प्रोडक्शन भी हो जाए और पॉल्यूशन 1 इंच भी नहीं, तो सर कुछ तो होगा। तो सोसाइटी सेक्रीफाइस कर रहा है ना, जो सोसाइटी को डैमेजेस हो रहा है उसके कारण, वो एक वैल्यू को बोलते हैं सोशल कॉस्ट। ठीक है, तो ये तो आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। क्या क्या इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़े सर हम लोग? कॉस्ट का मतलब पढ़े सर हम लोग, रियल कॉस्ट पढ़े, इकोनॉमिक कॉस्ट पढ़े, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट पढ़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वर्ड पढ़े, फिर हम लोग पढ़े प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। अब आ जाइए डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर। तो यहाँ पे बोला शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है? शॉर्ट रन कॉस्ट उसको बोलते हैं जहाँ एक फैक्टर फिक्स खर्चा लग रहा है और बाकी फैक्टर में वेरिएबल खर्चा लग रहा है। मतलब प्रोडक्शन बढ़े तो खर्चा ज़्यादा, प्रोडक्शन घटे तो खर्चा कम, लेकिन लैंड पे पैसा जो लग चुका वो लग चुका है ना। जबकि लॉन्ग रन में सर सारा ही कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है। यही आपका है शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का मेन पार्ट। सर शॉर्ट रन कॉस्ट कितना टाइप का होता है? 3। क्या क्या? टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के 2 टाइप का हो जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। ऐसे वेरिएबल कॉस्ट भी 2 टाइप का हो जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? इन दोनों को ऐड कर लो तो टोटल कॉस्ट बन गया। टोटल फिक्स कॉस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, है ना। मेरा मशीन का 1 लाख रुपया लग गया बेटा, ये हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट।
हाँ लेकिन अगर हम बोले मेरा एक पीस का एवरेज का मतलब क्या होता है, एक पीस का दाम, हाँ एक पीस का दाम कैसे निकालोगे, जैसे कितना प्रोडक्शन हुआ, हमने मेरे यहाँ पे इस बार 20,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, डिवाइड कर देंगे। हमको डिवाइड कर तो आ गया आपका 5 रुपया, एक यूनिट का 5 रुपया फिक्स कॉस्ट आ गया, हाँ वही कितनी टोटल फिक्स हो गया आउटपुट। वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई आउटपुट, ठीक है। हाँ सर देखा जाए तो टीएफसी का कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन फॉर्मूला बन तो सकता ही था, क्योंकि टीएफसी इनटू आउटपुट कर लो तो वही टीएफसी आता है, तो बन सकता है ना टीएफसी का फॉर्मूला। सर ये गलती हुई, टीएफसी का फॉर्मूला क्या बना सर, एएफसी इनटू आउटपुट, हाँ ये फॉर्मूला बन सकता था, बट आपको याद नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला पता, कोई भी फिगर देगा आप निकालो, ठीक है। अब आखिरी चीज मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना सर, सेम जो पीछे पढ़ते हुए हैं आज तक मार्जिनल का, एक बना चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, इसको एक और लैंग्वेज में कर सकते हैं, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, क्योंकि सब फिक्स कॉस्ट में चेंज ही नहीं होता, खाली वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है ना। हाँ तो आप ये दोनों ही फॉर्मूला बोल सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट करो या चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, ये दोनों ही फॉर्मूला किसका है, मार्जिनल कॉस्ट का। एक और फॉर्मूला क्या बनता है, टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस, वो भी सेम फॉर्मूला, ठीक है। इन सब का, इन टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। हाँ अब आ जाओ एक एक के डायग्राम पे। सबसे पहले डायग्राम, टीसी का डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले टीएफसी का बनाते हैं। सर ये रहा, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता ना सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम क्या होगा सर, पहले स्लो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर तेजी से बढ़ेगा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। तो टीसी और टीवीसी, टीएफसी और टीवीसी का डायग्राम क्लियर है। हाँ पहले स्लो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर तेज बढ़ने लगेगा, टीएफसी टीवीसी, और टीएफसी नो चेंज, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा। अब टीएफसी का डायग्राम क्या बनेगा सर, टीसी का डायग्राम, सॉरी टीसी का डायग्राम क्या बनेगा, टीसी यहाँ से चालू होगा, क्योंकि टीसी कभी जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कुछ तो लग ही जा रहा है। हाँ तो सर टीएफसी का टोटल कॉस्ट का डायग्राम भी ऐसा ही कुछ है, मतलब ये चालू नहीं होगा जीरो से, जीरो के ऊपर से चालू होगा, लेकिन ऑलवेज पैरेलल रहेगा टीवीसी। तो हम 2-3 बात इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, टीसी विल नेवर बी जीरो, एंड इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू टीवीसी। 2 बात याद रखना एमसीक्यू के काम के लिए, ठीक है। और टीएफसी क्या होगा, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो ये तीनों डायग्राम क्लियर है, टीवीसी, टीसी और टीएफसी। अब आ जाओ एएफसी के डायग्राम पे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। बेटा जी एक चीज पहले गौर करना मेरे, अच्छा सर आप ये क्यों नहीं रीजन बता देते पहले, सर क्यों स्टार्टिंग में स्लो बढ़ेगा, बाद में कांस्टेंट होगा और फिर तेज बढ़ेगा टीवीसी। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो स्टार्टिंग में हम आपके पास रॉ मटेरियल लेने आए, आप हमको बोले एक पीस का दाम 10 रुपया, हम बोले ठीक है हमको 1000 पीस चाहिए, बोले ठीक है 9 रुपये 75 पैसा लगा देंगे। हमको 1 लाख पीस चाहिए, अब लगा ठीक है 9.5 रुपये लगा देंगे पर पीस का। तो मेरा स्टार्टिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो पर यूनिट कम हो रहा है, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट पे कम असर पड़ रहा है ना, स्लो बढ़ रहा है। देखो एक बार एग्जांपल लो, हम पहले 1000 पीस लेने आए, तो 1000 × 10 करके आप में से कितना लिए, 10,000 रुपया। अब हम बोले हमको 1 लाख पीस दे दो, तो आप बोले ठीक है 9 रुपये 75 पैसा लगा दो। देखा जाए तो 9,75,000 97,500 रुपीज़ दिए मेरे से, हाँ नहीं 9,75,000। लेकिन अगर एक्चुअली में लेते तो कितना लेते, 10 लाख लेते ना, अगर 10 रुपये लगाते तो देखो बढ़ने का स्पीड क्या हो रहा है, तो बढ़ तो रहा ही है,
10,000 से 975 हो गया, घटा थोड़ी ना है। अब हम बोला हमको 2 लाख पीस चाहिए। अब बोला कि ठीक है, एक पीस का 9.5 लगा दो, 9 दूनी 18 लाख और 9.5 इंटू 2 लाख कितना होगा? 19 लाख, ठीक है ना। अगर आप मेरे से 10 रुपए करके लेते तो 20 लाख लेते, लेकिन आप मेरे से 19 लाख ही, यानी स्टार्टिंग में बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड स्लो है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आप हमको बोलते नहीं, अब और सस्ता नहीं मिल पाएगा। अब आप हम बोला हमको 3 लाख पीस चाहिए, बोला नहीं 9 रुपये 50 पैसा लगेगा, इससे और सस्ता नहीं कर सकते। हम लोग 4 लाख पीस चाहिए, बोला नहीं 9 रुपये 50 पैसा लगाएंगे और सस्ता नहीं कर सकते। अब आप कांस्टेंट हो गए अपना, तो स्टार्टिंग में स्लो बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया बढ़ा। उसके बाद हम बोला हमको 50 लाख पीस चाहिए। आप बोलेगा भैया अब यहाँ नहीं मिलेगा, अब दूसरा स्टेट से मंगाना पड़ेगा। तो अब तो 10 रुपये में भी नहीं मिलेगा, अब तो 10.5 रुपये लगेगा। हम बोले ठीक है, हमको 1 करोड़ पीस चाहिए। बोला अब तो इंडिया में भी नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर से मंगाना पड़ेगा। तब तो 10.5 में 15 रुपये करके पर पीस पड़ेगा। मतलब उसके बाद क्या होगा, देखो तेजी से बढ़, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया बॉक्स, तो और तेज बढ़ गया। तो स्टार्टिंग में स्लो बढ़ा, बाद में कांस्टेंट बढ़ा और फिर तेजी से बढ़ने लगा। और टीवीसी का इम्पैक्ट पूरे टीसी पे होता है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अलग से। इसीलिए टीसी का डायग्राम टीवीसी के पैरेलल ही चलता है। बस स्टार्टिंग में टीसी 0 से चालू नहीं होता टीवीसी की तरह, क्योंकि कुछ तो फिक्स सोर्स लगी रहे। हम 1 पीस बनाया, 0 पीस बनाया, मशीन के 1 लाख तो लगी गए। दैट इज द रीजन, ठीक है सर। अब आ गई टीएफसी के डायग्राम, सॉरी एएफसी के डायग्राम। एएफसी का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, गिरता ही चला जाएगा लेकिन कभी भी 0 या टच नहीं करेगा। सर ऐसा कैसे हो गया? बेटा फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? वो जो खर्चा बदले नहीं। तो मेरा 1 लाख तो मशीन का लग चुका है। अब अगर हम उससे 1 पीस बनाए तो 1 पीस का दाम कितना हो गया? 1 लाख। अगर हम उससे 10 पीस बनाए तो 1,000, 10,000 सॉरी। अगर हम उससे 100 पीस बनाए तो 1,000। अगर हम उससे 1000 पीस बनाए तो 100 रुपया। उससे अगर हम 10,000 पीस बनाए तो 10 रुपया। उससे अगर हम 1 लाख पीस बनाए तो 1 रुपया। और उससे हम 10 लाख पीस बनाए तो 10 पैसा। तो पर पीस गिरता ही चला जा रहा है जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं। तो यही बात, इसीलिए एएफसी का डायग्राम क्या हो रहा है सर, वो गिरता ही चला जा रहा है लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो कुछ भी आए, पॉइंट में कुछ भी आए, 0 नहीं आए। दैट इज द रीजन। तो एएफसी का भी डायग्राम क्लियर है, टीसी टीवीसी का भी, टीएफसी का भी डायग्राम क्लियर है। अब आ जाओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम पर, बात खत्म। दोनों का डायग्राम कप शेप होगा, यू शेप। एएफसी का डायग्राम को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो, डिमांड की तरह। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। टीएफसी का डायग्राम का भी नाम हो सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का भी डायग्राम का नाम हो सकता है कप शेप या यू शेप, ठीक है। सर ऐसा क्यों हुआ वो भी बता दीजिए। देखो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मेरा वही एग्जांपल लो, हम आपकी दुकान में आए, पहला पीस आप कितना में, एवरेज वेरिएबल मतलब 1 पीस का दाम। तो अब हम स्टार्टिंग में 1 पीस कितना ले रहे थे? 10 रुपया। फिर 9 रुपये 75 पैसा, फिर 9.5 रुपया, फिर कुछ टाइम तक 9.5 ही लिए। तो देखो स्टार्टिंग में गिर रहा था ना 10, 9 रुपये 75, 9.5। और उसके बाद एक बार कांस्टेंट हो गया 9.5। अब हम बोले हमको और चाहिए, तो आप बोले दूसरा स्टेट से मंगाना होगा, अब तो 10.5 रुपया लगेगा। हमने और चाहिए, आप बोले दूसरा देश से मंगाना पड़ेगा, 15 रुपया लगेगा। यानी अब वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1 पीस का दाम बढ़ने लग गया। और मार्जिनल कॉस्ट का भी तो मतलब ये होता है ना एडिशनल यूनिट। तो सर वही तो बात है, जो एवीसी होगा वही मार्जिनल, ठीक है। ये देखो इसीलिए ये चीज़ समझाया, ये देखो टोटल कॉस्ट का डायग्राम, वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम, फिक्स कॉस्ट का डायग्राम। बस ये थोड़ा सा गलती है, ये ऐसे थोड़ा सा डंडा खड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना था। ये डंडा थोड़ा पहले स्लो बढ़ना, जब भी बोलेगा ना स्लो बढ़ना तो कर भी होगा।
फिर कांस्टेंट बढ़ना और फिर तेज बढ़ना। ठीक है, ये बातें क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है। हाँ तो ये देख लो, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, या फिर तुम बोल सकते हो एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये देख लो डायग्राम भी क्या बना, एवरेज कॉस्ट का भी डायग्राम वही बना, मतलब एवरेज कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो या मार्जिनल कॉस्ट हो, इसका डायग्राम एक जैसा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा सर जी, जब एवरेज कॉस्ट निकालना था टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड मारे। हाँ जब आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड मार ली, है ना। जो निकालना है उसके टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड मार। ठीक है, हाँ देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम क्या बनाया था, गिरता ही चला जाएगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम हम क्या बोला था, कप शेप, क्योंकि टोटल वेरिएबल को क्वांटिटी फॉर्मूला। वैसे इसका भी डायग्राम और फार्मूला यही है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, या टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल ऑफ n माइनस 1। और इसका डायग्राम भी वही बोला था हम कब से। ठीक है, अब आता है दो रिलेशनशिप पूछते हैं। एक तो ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या लॉजिक बना। देखो बेटा, हम बोला दोनों ही बोला कब शेप है। देखो एवरेज कॉस्ट भी कब शेप ही है, मार्जिनल कॉस्ट भी कब शेप ही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस देन एवरेज कॉस्ट है। देख लो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का लाइन ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट का लाइन नीचे है ना। लेकिन और जब मेरा एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो रहा है तब एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है। देखो दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, और जब मेरा एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है। देख लो, जब ये एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रहा है तो मार्जिनल का लाइन ऊपर है। यही बात आपको रिलेशनशिप में समझनी है। क्लियर है? वही अगर तुमको बोलते हैं हम टीसी और एमसी का रिलेशनशिप बताओ, तो आप बोलते ये रहा मेरा टोटल कॉस्ट का डायग्राम। सॉरी, थोड़ा सा गलत दूंगा। पहले स्लो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर तेज बढ़ेगा। तो जब ये स्लो बढ़ रहा है, जब ये स्लो बढ़ रहा है, तब मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? इसका भी बढ़ेगा। हाँ, ये भी बढ़ेगा। हाँ जब मेरा ये कांस्टेंट हो रहा है, नहीं यहाँ पे करना, नहीं ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। सॉरी, ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। टीसी और एमसी का कोई रिलेशनशिप नहीं, एक ही रिलेशनशिप बनेगा। शॉर्ट रन में दोनों ही कॉस्ट होता है, दो टाइप का, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं हो, जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो जाए। हम 1 पीस बनाए या 1 लाख पीस बनाए, मशीन का काम एक बार लग गया, लेकिन हम 1 पीस बनाए या 1 लाख पीस बनाए, रॉ मटेरियल तो हमको उतना ही बढ़ाता रहना पड़ेगा। कॉस्ट का फंक्शन भी क्या होता है, कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट। आप जितना आउटपुट बढ़ाओगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगा, या जितना आउटपुट कम करोगे उतना आपका कॉस्ट गिरेगा। तो फंक्शन हर चीज़ का रिश्ता बता रहा है। ठीक है, किसके बीच में रिश्ता बता रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी के बीच में, आउटपुट के बीच में। ठीक है, लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। हर बार स्केल में लॉन्ग रन ही आता है ना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब आप करते हैं, ये 2 टाइप का होता है, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। आज के लिए लास्ट टॉपिक, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है? सर, इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब होता है व्हेन अ फर्म एक्सपैंड इट्स साइज ऑफ बिजनेस, इट्स आउटपुट इंक्रीजिंग गेट सम एडवांटेज। स्टार्टिंग इंटरनल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज माने एडवांटेज बता रहे हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज माने एडवांटेज बता रहे हैं, इंटरनल फैक्टर और आउटर फैक्टर। और जब डिस इकोनॉमीज बोलेंगे तो इंटरनल का प्रॉब्लम्स और एक्सटर्नल का प्रॉब्लम्स, मतलब बिजनेस के अंदर का क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है जब हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, और बिजनेस के बाहर से क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है।
इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब तो पता ही है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग खाली जान लो, एडवांटेजेस का बात, ठीक है। तो सर देखिए क्या क्या टाइप का इकोनॉमिक्स होता है। सर स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आपका लेबर को आप बेटर यूज़ कर पा रहे हो, ये आपका फ़ायदा ही हो रहा है। आप अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, जो भी आपके पास मशीन है। आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हो, आपका मार्केटिंग अच्छे से हो रहा है क्योंकि आपको रॉ मटेरियल वगैरह ठीक ठाक मिल जा रहे हैं। आपका फाइनेंस ठीक से मैनेज हो रहा है क्योंकि आप इजीली क्रेडिट ले पा रहे हो अभी स्टार्टिंग में। आप बढ़िया नया बिजनेस चालू किया तो आपका रिसर्च अच्छा होगा। आपका ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी भी आप ठीक से यूज़ कर पा रहे हो, और आप अपने रिस्क को भी मैनेज करो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागो। लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या होगा सर, आप धीरे धीरे क्या होता है लॉन्ग टर्म में जाते जाते सर मैनेजमेंट ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता। आपका टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो रहा है, मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आता जा रहा है, हर बार खरीदना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, एक्सपैंड करते जाते हैं, मेरे को रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, कई बार वो रिस्क उल्टा पड़ जाता है। लंबा रिस्क लोगे तो डर भी तो ज़्यादा है ना, आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह के पीछे पैसा खर्चा करना पड़ता है, आपको रॉ मटेरियल वगैरह दूर दूर से मंगाना पड़ेगा। बेटा जी आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करोगे तो आसपास सारा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास में एक लिमिटेड क्वांटिटी भी है ना। हेलो, और लास्ट पॉइंट आपका फाइनेंशियल डिसइकोनॉमिक्स भी आएगा, क्योंकि आप लॉन्ग रन में बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि मनी ज़्यादा चाहिए आपको, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो जब इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमिक्स समझा है लॉन्ग रन, इसका डायग्राम काम करेंगे। अब आ जाओ बाहर के फैक्टर का क्या फ़ायदा होगा अगर हम बड़ा बिजनेस करते हैं तो। सर आपको आपका लोकेशन आपको बेनिफिट देगा क्योंकि आप उस एरिया में बड़े बिजनेस बन के फेमस हो जाओगे। आपको रोड का डेवलपमेंट का स्किल लेबर का फ़ायदा मिलेगा। आपका इंटीग्रेशन दूसरे बिजनेस के साथ, आपका वेंचर टाई अप कोलाब्रेशन अच्छा होगा। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप बड़ा बिजनेस करोगे तो। छोटे बिजनेस को हर जानकारी नहीं होता, बड़े बिजनेस को सारा जानकारी हो जाता है, और आप नया प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर पाओगे स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे आप बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करते हो तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या आता है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स माने बाहर से प्रॉब्लम। सर अब इनपुट का प्राइस महंगा होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, गवर्नमेंट आपको भी बोलेगा अरे तुम इतना इलेक्ट्रिसिटी इतना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तुम भी वाटर फैसिलिटी दो लोगों को, सैनिटेशन ठीक करो। नेचुरल रिसोर्सेज पे भी प्रेशर बढ़ता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने से, और कई बार लंबा टाई अप के बाद लड़ाई झगड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सर जब एक्सटर्नल इकोनॉमीज होता है, इकोनॉमीज होगा तो ऊपर की तरफ कर्व जाएगा, और डिसइकोनॉमीज होगा तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा। इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है काम करने। यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि फिर अगला चैप्टर आ रहा है रेवेन्यू और मार्केट को एक साथ कनेक्ट करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपने को रेवेन्यू पढ़ना है और फिर इसके साथ व्हील से प्रोडक्शन के साथ हम मार्केट चालू करेंगे। हाँ मालूम हमको, ये नेक्स्ट क्लास में करते हुए हम अगला चैप्टर चालू करते हैं, क्योंकि वो